गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अंतर्गत हम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की गणना के लिए, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के लिए लाभ की गणना किस प्रकार से करेंगे, प्रबंधकीय पारिश्रमिक को कैलकुलेट करने के लिए लाभ की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो पहले के वीडियो में हमने ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर देखा था। इस वीडियो में हम नेट प्रॉफिट के आधार पर अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बना हुआ है उसका जो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है उसके आधार पर हम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो पिछला वीडियो ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर था, ये वीडियो नेट प्रॉफिट के आधार पर। अब प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले आधार में हम लेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिखाया है वो हम यहाँ ले लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे इनकम साइड का और फिर दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेंसेस साइड का। तो सबसे पहले इनकम साइड का एडजस्टमेंट करेंगे कि एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो इनकम साइड है उसके बारे में जो एडजस्टमेंट करेंगे तो दो तरह के एडजस्टमेंट होंगे, पहला ऐड और दूसरा लेस। तो पहला ऐड किसको करेंगे हम कि सब्सिडी एंड बाउंटीज, जो भी सहायता और अनुदान है जो सरकार के द्वारा हमें दिए गए हैं, वो यदि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं कर रखे हैं, नहीं दिखाए हैं, इनकम साइड में नहीं दिखाए हैं, इफ नॉट इंक्लूडेड इन इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अब हमें दिखाना होगा, अर्थात यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले नहीं दिखाया, इस लाभ में शामिल नहीं है, अब शामिल करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार इस बेसिक अमाउंट में ये अमाउंट ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। और फिर इसमें से दूसरा लेस वाला एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या लेस कर सकते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट्स इफ नॉट इंक्लूडेड इन, नहीं, इफ इंक्लूडेड इन इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितने भी पूंजीगत लाभ है, चूंकि हम केवल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की गणना आयगत लाभों के आधार पर ही करेंगे, अतः जितने भी पूंजीगत लाभ है यदि हमने पहले इनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की गणना में शामिल कर लिए हैं तो अब वापस इनको घटा देंगे, कम कर देंगे। तो इसमें इस लाभ में पहले से शामिल है, अब घटा के कम कर देंगे। तो क्या घटाएंगे? कैपिटल प्रॉफिट्स इफ इंक्लूडेड इन इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यदि कैपिटल प्रॉफिट्स पहले से ही शामिल कर लिए हैं, चूंकि कैपिटल प्रॉफिट शामिल नहीं करने चाहिए तो नहीं करने चाहिए, इसलिए अब हम इसको घटा देंगे, लेस कर देंगे प्रॉफिट। और दूसरा क्या लेस करेंगे? दूसरा और एक और पूंजीगत लाभ है, वो है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व्स। तो इक्विटी रिजर्व्स में यानी कि जितना भी कंपनी का इक्विटी रिजर्व्स है जो समता अंशधारियों के लिए है, और जिस समता अंशधारियों के पूंजी के हिस्से में हमने जो असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद रखी है, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज का चूंकि वो पूंजीगत हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज वो पूंजीगत है,
इसलिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की इनके रिवैल्यूएशन पर यदि हमें कोई लाभ हुआ है और उसको हमने लाभ हुआ है और या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सरप्लस है उसको हमने ज्यादा करके दिखा रखा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की तरह दिखा रखा है, ज्यादा करके दिखा रखा है, तो जो अधिक है वो प्रॉफिट की राशि पूंजीगत लाभ कहलाएगी। और वो पूंजीगत लाभ भी यहाँ अगर वो पहले से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल कर लिया गया है तो उसको अब घटा दिया जाएगा और एकदम शुद्ध राशि ज्ञात कर ली जाएगी। तो ये था इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड का एडजस्टमेंट। और अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस साइड का कि एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एंड चार्जेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंसेज एंड चार्जेज को हमने जो चार्ज कर रखा है, डेबिट कर रखा है, जिसके कारण से लाभों को कम कर रखा है, यदि निम्न प्रकार के समायोजन होते हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड फॉलोइंग। तो ऐड फॉलोइंग्स, तो ये निम्नलिखित जो भी है उन सबको हम यहाँ ऐड कर देंगे। इफ चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यदि पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर लिए गए हैं, चार्ज कर दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे की तरह दिखा दिए गए हैं। तो क्या दिखाया कि हमने कोई प्रोविजन बनाया हो और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजन में कोई राशि डाली है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो भी राशि है इस साल की उसको हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की राशि से ये लाभ कम करके दिखा रखा है, तो उसको वापस ऐड कर देंगे। मैनेजरल रिम्यूनरेशन के पर्पज से वापस ऐड कर देंगे। दूसरा है आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, लाभ नियोजन की मदें हैं कि हमने जनरल रिजर्व में लाभ को ट्रांसफर कर दिया या डिविडेंड बांटने के लिए अलग रख दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इससे लाभ कम हो गए हैं तो वापस बढ़ा देंगे। और ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो ऐसे पूंजीगत हानि और खर्चे हैं और जिनको हमने पहले से डेबिट कर दिया है तो अब इनको वापस क्रेडिट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैनेजरल रिम्यूनरेशन तो हमें आयगत लाभों पर देना है। और फिर है एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू वर्कर्स मोर देन द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो वर्कर्स को वैधानिक आवश्यकताओं के हिसाब से जितना पेमेंट देना था उससे भी अगर हमने एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर दिया, विशेष अनुदान दे दिया या विशेष सहायता दे दी या अतिरिक्त पेमेंट कर दिया, तो ये अतिरिक्त पेमेंट है, उससे हमने लाभों को कम करके दिखा रखा है। तो मैनेजरल रिम्यूनरेशन के कैलकुलेशन के पर्पज से इसको वापस जोड़ देंगे। और फिर है एक्सेज प्रोविजंस, यदि हमने कोई प्रोविजन बना रखे हैं और अगर हमने ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा बना लिए हैं तो वो जो जितने भी एक्सेज प्रोविजंस है उससे लाभ कम हो गया तो वापस जोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अलाउंसेस, तो जो खर्चे हैं उसकी तो राशि मिल जाएगी, किंतु हमने इनकम टैक्स पर्पज से इनकम टैक्स में रिबेट लेने के लिए ये अलाउंस और अलग से अतिरिक्त रूप से डेबिट कर रख दिया है, जिससे लाभ कम हो गए तो इसको हम वापस जोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अलाउंस की जो एक्स्ट्रा छूट ली है, वो खर्चे से ज़्यादा की जो छूट ली है उसको वापस यहाँ ऐड कर देंगे। और मैनेजरल रिम्यूनरेशन नॉट मैनेजरल फीस, तो मैनेजरल फीस तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस मानी जाएगी, मैनेजर फीस तो खर्चा माना जाएगा। पर जो मैनेजरल रिम्यूनरेशन हमने अगर लिख दिया उससे लाभ कम हो गए तो इसको वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि मैनेजरल रिम्यूनरेशन की तो गणना कर रहे हैं और उसी को हम खर्चे के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि मैनेजरल रिम्यूनरेशन की गणना से पूर्व के जो लाभ है उसके ऊपर हमें मैनेजरल रिम्यूनरेशन देना है।
तो इस प्रकार ये सब आइटम या और भी कुछ है तो उन सबको यहाँ जोड़ करके और इकट्ठे करके दिखा देंगे। तो ये एक्सपेंसेज हो गए जिनको वापस ऐड करना है। ऐसे कुछ लॉस है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, ये भी पूंजीगत लाभ है। अगर पहले से हमने इसको डेबिट कर दिया है तो वो लाभ कम हो गए तो वापस बढ़ा देंगे। इसी प्रकार लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी पूंजीगत लाभ है। तो अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की गणना में डेबिट कर दिया, चार्ज कर दिया है, लॉस साइड में दिखा दिया है, तो उससे ये जो लाभ नजर आ रहे हैं वो कम नजर आ रहे हैं, तो इसको वापस हम बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार ये एक्सपेंसेज एंड लॉसेज का भी समायोजन कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की दोनों साइड का समायोजन होने के बाद में, कहने का तात्पर्य स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में से इनकम के आइटम के भी समायोजन हो गए, एक्सपेंसेज के आइटम के भी समायोजन, एक्सपेंसेज चार्जेज एंड लॉसेज के आइटम के भी समापन होने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा उसके आधार पर हम मैनेजरल रेम्युनरेशन की गणना करेंगे। तो इस लाभ को कहेंगे हम प्रॉफिट्स फॉर मैनेजरल रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 198 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो ये रहा प्रबंध के पारिश्रमिक के गणना के लिए लाभ की गणना। यदि हमें ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा प्रदर्शित लाभ को आधार में लिया है तो के आधार पर। धन्यवाद।